हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले तो ये समझो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है। जैसे कि हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान लेते हैं। अगर मैंने ब्लॉक को पढ़ के खींच दिया तो स्प्रिंग में खिंचाव आ गया। तो स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी होती किसके बराबर है? जो भी ब्लॉक को खींचने के लिए हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया, वही एक्सटर्नल वर्क डन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और अगर हम लोग ब्लॉक को रिलीज करेंगे, वही पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी दे देती है। क्या ये बात समझ में आई? पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है। तुमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी सुनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सुनी है ना, स्प्रिंग वाली फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी सुनी है। तुमने कभी भी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुनी होगी। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होती है। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी हुई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो हुई कि हमें दो चार्जेस या तीन चार्जेस के सिस्टम को बनाने में जो भी एक्सटर्नल वर्क डन लगा, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? अब बनाते हैं हम लोग सिस्टम। मान लो कि हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, दुनिया में और कुछ नहीं है, तो ये बड़े आराम से पड़ा है। अब अगर मैं एक स्मॉल क्यू इसके करीब लेके आ रहा हूं, तो क्या होगा कि स्मॉल क्यू पे रिपल्शन लगेगी कैपिटल क्यू के कारण। मुझे इसको मूव करवाने में एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, इसको मूव करवाने के लिए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने के लिए। तो क्या मैं एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा हूं? हाँ, बिल्कुल कर रहा हूं। इट मीन्स जो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन है, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो मेरा फोकस रहेगा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालने में। तो चलो शुरू करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं। ये बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्मॉल क्यू पे किधर लग रही होगी? इधर लग रही होगी, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। और मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं फिर लेफ्ट की तरफ, F एक्सटर्नल। अगर मैं इस चार्ज को बहुत धीरे धीरे बिना कोई काइनेटिक एनर्जी दिए लगभग जीरो वेलोसिटी से मूव करवाना चाहता हूं, तो इस स्मॉल क्यू पे लगभग नेट फोर्स जीरो ही होगी। मतलब मेरी एफ एक्सटर्नल लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही होगी। मैं बहुत धीरे धीरे मूव करवाना चाहता हूं इसको। इज इट राइट? अब जैसे जैसे इनका सेपरेशन, दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन चेंज होगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज होगी और मुझे एक्सटर्नल फोर्स भी चेंज करनी पड़ेगी। तो जो मैं वर्क डन निकालना चाहता हूं टोटल इंफिनिटी से लेके कुछ दूरी तक लाने का, वो वर्क डन बहुत ही वेरिएबल आएगा। मुझे छोटे छोटे वर्क डन ऐड करने पड़ेंगे तभी टोटल वर्क डन आएगा, क्योंकि मेरी फोर्स वेरिएबल है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ ना, बोलो। तो मान लो कि मैं चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाना चाहता हूं, कि मैं चार्ज को कैपिटल क्यू से आर दूरी तक ले आऊं, इंफिनिटी से आर तक ले आऊं। ठीक है? तो मान लो कि जब ये चार्ज एक दूसरे से एक्स की दूरी पर थे, तो मैंने इस चार्ज को dx मूव करवाया, तो मेरा छोटा सा वर्क डन आया। कितना आया? वर्क डन आया फोर्स के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। इज इट अंडरस्टैंडेबल? क्या ये बात समझ में आई? ये मेरा छोटा सा वर्क डन है और टोटल वर्क डन निकालने, तो क्या करूंगा? इंटीग्रेट के क्यू dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से ले कहां तक जाएगी? बोलो सन्नाटो। एक्स की वैल्यू कहां से ले कहां तक? एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी से लेके आर तक। इज इट अंडरस्टैंडेबल एवरीवन? अरे सन्नाटो, बोलो सन्नाटो। अब एक चीज और है ध्यान देने वाली। एक्स में राइट की तरफ ले रहा हूं, कैपिटल क्यू से इन्फिनिटी पर पड़ा था, कैपिटल क्यू से एक्स पर पड़ा है या आर पर पड़ा है। मेरा एक्स राइट में है और डीएक्स में लेफ्ट में ले रहा हूं, तो मेरा डीएक्स नेगेटिव है। अरे नहीं आया, डीएक्स मेरा नेगेटिव है, इसलिए मेरे को यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई सबको? डीएक्स मेरा नेगेटिव है,
क्योंकि x मैं कैपिटल Q से ले रहा हूं, वो x मेरा राइट की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, और मैं स्मॉल q को लेफ्ट की तरफ dx मूव करवा रहा हूं, तो dx और x में माइनस का साइन है, तो dx मेरा नेगेटिव है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये बनेगा माइनस के कैपिटल Q स्मॉल q, 1/x² का इंटीग्रेशन आएगा -1/x, लिमिट 0 से लेके r तक। ये मेरा एक्सटर्नल वर्क डन आ रहा है, तो माइनस माइनस कट गया, तो ये आ गया के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय r। तो एक चार्ज को इन्फिनिटी से r दूरी तक लाने में कितना वर्क डन हुआ? एक्सटर्नल वर्क डन हुआ के कैपिटल Q स्मॉल q बाय r। अरे यही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यही तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। क्या ये बात समझ में आई? तो दो चार्जेस अगर आर दूरी पर पड़े हैं तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी के Q1 Q2 बाय आर। इज इट अंडरस्टैंडेबल एवरीवन? बहुत अच्छे। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होगी। इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी? जूल्स। इज इट अंडरस्टैंडेबल? स्केलर क्वांटिटी जूल्स। फोर्स क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से डिफाइन होती थी इसलिए। और पोटेंशियल एनर्जी कहां से डिफाइन हो रही है? वर्क डन से, तो कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर। ऐसे यूनिट जूल्स आएगी। चमकी बात। जैसे कि अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन लूं, मान लो कि हमारे पास दो चार्ज है, 5 कूलम 3 कूलम, इन दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर्स। बताओ अभी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है के इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, तो 7.5 के जूल्स। के की वैल्यू पुट कर लेना जो भी। इज इट अंडरस्टैंडेबल? अब मान लो कि हमारे पास दो चार्ज की बजाय तीन चार्ज हो जाते हैं। तीन चार्जेस में कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी? एक है मान लो कि Q1, एक है Q2 और एक है Q3। Q3 अभी नहीं लेके आता हूं, चलो ले ही आता हूं यार। Q3, ये डिस्टेंस मान लो R12, ये R23, ये R13। अब इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी? सबसे पहले कोई भी एक चार्ज ले आओ Q1, इसको लाने में कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि Q1 अकेला है, दुनिया में और कुछ नहीं है। अब Q2 लेके आओ, जब मैं Q2 को लेके आऊंगा तो Q1 उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। अभी मैं सिर्फ Q2 लेके आया हूं, Q3 नहीं आया अभी तक। क्या ये बात समझ में आई? अब Q3 को लेके आओ, अब Q3 को Q1 भी रिपेल करेगा और Q2 भी रिपेल करेगा, तो Q3 को लाने में जो वर्क डन होगा वो होगा के Q1 Q3 बाय R13 और के Q2 Q3 बाय R23। तो ये भी वर्क डन करने पड़ेंगे, तो इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल जी ये आएगी, सबको ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आई? मान लो 4 चार्ज होते तो क्या होता, और 5 हो तो कितने हो, कैसे होगा? 6 होंगे तो कैसे होगा? तो हम लोग सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के कितने ही बार लिखने हैं, जैसे कि यहां पे हमने 3 चार्जेस के लिए 3 बार लिखा, 2 चार्जेस के लिए 1 बार लिखा था, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है? इसका फॉर्मूला है NC2, कि हर दो चार्ज के बीच में लिखना है। अगर मान लो 3 चार्ज है तो 3C2, 3C2 कितना होता है भाई? 3 होता है। 4 चार्ज हुए तो 4C2, 4C2 होता है 6, 5 चार्ज हुए तो 5C2, 5C2 होता है 10। इतनी एनर्जीज लिखनी पड़ेंगी, है ना। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं सीधा भारी भरकम 8 चार्ज वाला। 8 चार्ज की बात कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, ए साइड का एक क्यूब बना लेते हैं, बना लिया।
जिसकी साइड है ए, और इसके हर फेस पर चार्ज रख देते हैं, स्मॉल क्यू, हर फेस पर नहीं, सॉरी, हर कॉर्नर पर। अब हमें इसकी एनर्जी लिखनी है कितनी लिखेंगी? 8C2, 8C2 होता है 28 एनर्जीज लिखनी है। जैसे कि ये वाला एज है, पहले तो ये पता करो कि इस क्यूब के कितने एज हैं। 12 एज आएंगे, तो 12 एनर्जी तो ये वाली होगी, 12 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, 12 एनर्जी तो ये हो गई, ठीक है। और अब इसके फेस डायगोनल भी आएंगे। फेस डायगोनल मतलब जैसे कि ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल में भी दो चार्जेस के बीच की एनर्जी है। इसके एक फेस पे दो डायगोनल है और टोटल 6 फेस है, तो 6 फेस, हर फेस के दो डायगोनल, और वो एनर्जी लिखी जाएगी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय √2a, है ना। बॉडी डायगोनल, सॉरी, फेस डायगोनल √2a होता है। तो कितनी लिख दी? 12 + 12 24 लिख दी, 28 लिखनी है, 4 और चाहिए। 4 इनके आएंगे बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल में बनेगी 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय बॉडी डायगोनल होता है √3a। तो ये इस सिस्टम की टोटल एनर्जी है। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अंडरस्टैंडेबल? पक्का? सोच लो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक चार्ज सिस्टम है, हमने 3 चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल में रख रखे हैं, और इस ट्रायंगल की जो साइड है वो है 2a। हमने इसको ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जहां पे तीनों चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही हैं, लेकिन अब उस ट्रायंगल की जो साइड है वो a है। हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटर्नल वर्क डन। देखो, हम लोग एक्सटर्नल वर्क डन करके करते क्या है? हम सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे एक्सटर्नल वर्क डन से होगा क्या? कुछ सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, डेल्टा यू। जो ये एनर्जी बढ़ी उतना ही मुझे काम करना पड़ेगा। डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही एक्सटर्नल वर्क डन है। यू फाइनल बताओ कितना है? तो 3 डंडियां है, तो 3 पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, यानी कि 3 स्क्वायर डिवाइड बाय ए, ये फाइनल एनर्जी है। और इनिशियल एनर्जी कितनी है? 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। और ये कितना आएगा? ये आएगा 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। यही तो वो वर्क डन है जो एक्सटर्नली मुझे करना पड़ेगा, ताकि मैं इस सिस्टम से इस सिस्टम तक पहुंच पाऊं। क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यूज होता है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? अच्छा, ये वाली एनर्जी शायद मेरी फोटो के नीचे आ रही होगी, मैं इसको इधर भी लिख देता हूं, 6 इंटू 2 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय √2a, ठीक है। ये लिखा हुआ है उधर वाले पे। ये फेस डायगोनल है, एक फेस पे 2 डायगोनल है और टोटल 6 फेस है, तो टोटल 12 डायगोनल हो जाएंगे। चमका। और क्वेश्चन लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान देना। मान लो कि एक चार्ज है कैपिटल क्यू जो कि फिक्स्ड है। अब इसकी लाइन में एक स्मॉल क्यू इन्फिनिटी से यू रफ्तार पे आ रहा है। इन्फिनिटी पे इसकी रफ्तार यू थी, तो क्या होगा कि ये धीरे 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 आके इसके पास रुक जाएगा। ऐसे मतलब रिपेल हो रहा है ना, ये आएगा तेजी से आ रहा है, रिपेल होएगा, फिर भाग जाएगा। तो हमें बताना है कि इनके बीच का आर मिनिमम दूरी कितनी है। फाइंड आर मिनिमम बिटवीन 2 चार्जेस। देखो यहां पे कोई भी ना वो वाली फोर्स नहीं है वेस्ट होने वाली, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया या कोई भी ऐसी फोर्स जो इसकी एनर्जी को कम करवाए, वो है ही नहीं। तो यहां पे एनर्जी कंजर्व्ड है। एनर्जी कंजर्व्ड का मतलब कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस
फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली जब दोनों चार्जेस एक दूसरे का करीब आ चुके हैं, कैपिटल क्यू तो ऑलरेडी फिक्स है, तो स्मॉल क्यू भी रेस्ट पे आया, फिर वापस भागेगा, तो मिनिमम दूरी पे ये रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली हो गई 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है फाइनल? के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 0, क्योंकि इनिशियली दोनों चार्ज इन्फिनिटी पे थे, इन्फिनिटी पे दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर। मान लो कि इसका मास m है, तो यहां से आर मिनिमम आ जाएगा। आर मिनिमम की वैल्यू आ गई 2 k क्यू क्यू बाय एम यू स्क्वायर। आई थिंक मैंने सही लिखा, ये आ गई आर मिनिमम की दूरी। क्या ये समझ में आया? हाँ ना सोचो, हाँ ना बोलो। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा सा रोटेशन आ जाएगा। मान लो कि ये है कैपिटल क्यू। अब हम लोग इस लाइन पे चार्ज ना भेज के इस लाइन पे चार्ज भेज रहे हैं, मास m का, इन्फिनिटी से रफ्तार है u, और इस लाइन के बीच की दूरी है मान लो कि b। अब हमें r मिनिमम बताना है, फाइंड r मिनिमम। देखो अगर तुम इसको प्लॉट करोगे ना, इसका मोशन, तो इसका मोशन कुछ ऐसा जाएगा, ये ऐसे रिपेल होगा। तो जहां पे वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, वो आर मिनिमम बनेगा। कि सारे के सारे वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर है, आर के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, वो आर मिनिमम बनेगा। तो हमें ये आर मिनिमम बताना है। अब इसमें ठीक है, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, बट हमें v की वैल्यू नहीं पता। उसके लिए हमें करना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट O या अबाउट चार्ज कैपिटल Q जो कि फिक्स्ड है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व अगर मैं करूं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आएगा MUB। एंगुलर मोमेंटम शायद तुम्हें आता होगा, अदरवाइज मेरे 11th क्लास के लेक्चर्स तुम प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। और इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम है MVR। तो यहां से v की वैल्यू आ गई UB/R। शायद मैं सही कह रहा हूं। हाँ, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन कर लो। इनिशियल एनर्जी काइनेटिक आएगी हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल आएगी 0, फाइनली काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल आएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। सही लिखा मैंने। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट, m/2 यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर भी आ रहा है, आर भी आ रहा है। क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा मेरे से नहीं सॉल्व होगी क्वाड्रेटिक, कर लेना, मेहनत तुम्हारी, ठीक है। आर की वैल्यू बतानी है, इसमें बाकी सब गिवन क्वांटिटीज है, सिर्फ आर चाहिए। तो ये भी एक क्वेश्चन हुआ जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यूज है। जहां पे भी सिस्टम चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, तो वहां पे एक्सटर्नल वर्क डन आएगा। अगर एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो हो सकता है कि पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही हो, वगैरह वगैरह वगैरह। अंडरस्टैंडेबल, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये थी सभा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे हमने फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी थी, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।